क्या है डेमोक्रेसी? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191 अगर बात हो रही हो कॉन्स्टिट्यूशन की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आए हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप तैयार हैं? आइए मेरे साथ समझने के लिए डेमोक्रेसी। हेलो, वेलकम वंस अगेन टू आवर ओन चैनल फाउंडेशन गुरुजी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 6 डेमोक्रेसी, सिविक्स का पहला चैप्टर और हमारे सोशल साइंस का 6th चैप्टर। इसमें आइए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि चैप्टर की हमारी थीम क्या होने वाली है। हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी और इस चैप्टर की थीम है, हम सबसे पहले समझेंगे कि मीनिंग क्या है भाई, डेमोक्रेसी है क्या, क्या है डेमोक्रेसी ये जान लें। फिर इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, भाई पूरी दुनिया ने तो डेमोक्रेसी आज जानी, हम कितने पुराने हैं, अगर इतनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है तो पहले से भी कुछ रहा कि नहीं रहा। फिर उसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया, कैसे बनाया, कौन लोग थे जिनने इसे बनाया है। फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हमारे क्या है, क्या सिद्धांत है जिन पर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम करती है भाई। और उसके बाद आ जाते हैं इलेक्शन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, और शायद ही इंडिया में कोई ऐसा होगा जो इसमें इंटरेस्टेड ना हो। फिर आता है चैलेंजेस, सिटीजन्स रोल, क्या चैलेंज है डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म है पूरी दुनिया का, उसके बाद भी इसमें क्या चैलेंजेस हैं, हम इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं, और हम समझेंगे कि व्हाई इज डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। क्या आप तैयार हैं? आइए मेरे साथ समझने के लिए डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो ये कहता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक तरह का गवर्नमेंट है जो सरकार बनाती है, वेयर पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, जहां सारा पावर लोगों के हाथ में होता है। यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, यहाँ सबसे ताकतवर आदमी वही होगा जिसको लोग चुन के भेजेंगे, बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मतलब भैया इलेक्शन से हम जिसको चुन के भेजेंगे उसी के पास सारी पावर होने वाली है, सबसे ज्यादा ताकत उसके पास होगी जिसको हम इलेक्ट करके भेजेंगे, जिसको हम देना चाहेंगे। उसके लिए क्या चीजें होती हैं, फिर हम इसके कोर फीचर थोड़ा समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी के कोर फीचर क्या होते हैं, क्या मेन चीजें होती हैं। तो ये होता है कि भाई इसकी जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो हम बनाते हैं, मतलब पीपल बनाते हैं। इसमें हम फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस की बात करते हैं, मतलब सबको अपनी आजादी है भाई, कोई किसी से रोक टोक नहीं, सब इक्वल है बिफोर लॉ और सबको न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे क्या मौलिक अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्या हमारा संविधान हमें देता है। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है फिर भी क्या हम लॉ मेकिंग में अपना रोल प्ले कर सकते हैं क्या, ये भी आज हम समझेंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जितना जरूरी इलेक्शन होना है उतना ही इंपॉर्टेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना। अब इसमें एक चीज ये आता है हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, कि भारत, मैंने जैसा अभी कहा कि बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, तो कुछ पुरानी चीजें भी यहाँ रही हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जैसे आ जाता है इसमें एक चीज सभा, फिर आती है समिति, फिर आता है विधाता। ये अब हम समझते हुए चलते हैं सभा क्या होती है। सभा हम आज भी जानते हैं, जहां लोग इकट्ठे होते हैं, जहां सियाने लोग इकट्ठे होते हैं और डिसीजन मेकिंग में अपने आइडियाज देते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, उसे हम सभा कहते हैं। समिति होती है असेंबली ऑफ पीपल हैड द पावर टू इलेक्ट एंड डिसाइड, मतलब समिति, समिति का गठन अगर आपने सुना हुआ हो कि हम काउंसिल्स बनाते हैं, समितियां बनाते हैं और फिर वो लोग इलेक्ट करते हैं लोगों को, है ना। तो समिति मेनली इसमें जो यंग एज वाले लोग हैं उनका। विधाता मतलब, अच्छा एक और मैं बहुत बढ़िया कॉन्टेक्स्ट इसमें आपको बता देता हूँ, ओल्डन एज में विधाता का जो फॉर्म है, मतलब इसमें एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था विमेंस का, महिलाएं इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया करती थी, है ना। फिर आता है गणात एंड संघात। गणात में अगर हम बात करें तो एक चीज आपने अगर समझा हो, जाना हो, रिपब्लिक डे को हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, है ना। गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, और संघ का मतलब होता है यूनिटी, एकता या एक साथ चलना, उसको हम संघ भी कहते हैं। और इन दोनों के ही बहुत ज्यादा यूज आएंगे जब आप बुद्धिस्ट मोनार्कीज में जाओगे, बुद्धिस्ट संघ में जाओगे, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म होता था, कैसे उनकी डेमोक्रेसीज रन होती थी। अच्छा एक और चीज मैं आपको बहुत अच्छी बता देता हूँ, इंडिया में जब ही भी हुआ है
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज ही आई हैं। यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजा का एक छत्र राज रहा हो। एक छत्र राज रहा हो का मतलब ये है कि वो अपना मनमानी ढंग से सब कुछ कर पाए। नहीं, यहाँ उसके पास मिनिस्टर्स थे, उसके एडवाइजर्स थे, उसके पास लॉ था कि भैया आप इसके बाहर का काम नहीं कर सकते, आपको इसमें रह के करना पड़ेगा, है ना। फिर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191 जो श्लोक्स हैं उसमें हम पढ़ते हैं, सबसे लास्ट मंडल में है ये कि एक मत्स्य सूक्त में हम ह्यूमैनिटी, हार्मनी और यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एक साथ रह के हम ग्रो कर सकते हैं, ऐसा नेशन, ऐसा स्टेट हम कैसे ग्रो करेंगे, क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए। तो ये कुछ पुरानी चीजें हैं, ओल्ड इंडियन रूट्स हैं जो हमें बताते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे इंडिया में काम कर रही थी, कैसे चल रही थी, है ना। ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे इंडिया में चल रही थी, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना चाहिए। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट, इट इज अबाउट आवर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। ये गवर्नमेंट नहीं है भाई, ये पीपल से है, तो पीपल का एक्टिव रिप्रेजेंटेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां जरूरी है उन चीजों को करने के लिए। अब इसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाउंडेशन है इंडियन डेमोक्रेसी का। अब हम समझते हैं कि ये बना कैसे। अच्छा, अगर बात हो रही हो कॉन्स्टिट्यूशन की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता भाई। ये वो बंदा है जिसने जो मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या रहे हैं, हेड रहे हैं, है ना। हालांकि हमने इसे अडॉप्ट कर लिया है 26 ऑफ नवंबर 1949 में और इसे इन्फोर्स किया है 26 ऑफ जैन 1950 को। 1950 26 जैन को ही हमने क्या किया है, इसे अडॉप्ट किया हुआ है। फिर आइए, ये अच्छा, ये इसका जो फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, कौन लिखेगा, कौन इसमें काम करेगा, ये हमने पहले ही कर दिया था 1946 में। मतलब हम पूरी तरह से मेंटली तैयार थे कि अंग्रेज अब जाने वाला है भाई, अपना राज आने वाला है, हम राज करेंगे, हमारा राज होगा, हमारा संविधान होगा। और इसकी तैयारी हम पहले से ही कर रहे थे। इसीलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहले ही फॉर्मेशन कर लिया था 1946 में। हमारा देश आजाद हुआ है 1947 में। ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे पूरे पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और इसमें आगे हम अगर बात करें कि व्हाई इज इट स्पेशल, ये इसमें ऐसा क्या अनोखा है भाई, सबके पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास क्या अलग है, क्या हम दुनिया को दे रहे हैं। ये कहता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है। ये हमें गारंटी देता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी की। ये हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है भाई, हमने इसे आज भी सहेज के रखा है एकदम। इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे भाई, जिनने संविधान बनाया, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे। ये समझ रहे थे कि सोसाइटी विद द टाइम बदलेगी, जब सोसाइटी बदलेगी, नई चीजें आएंगी, तो हमें नए लॉज लाने पड़ेंगे। तो इन्होंने एक चीज इसमें डाल दी, अमेंडमेंट की अंडर आर्टिकल 368 की। कभी भी ऐसा होता है कि जरूरत है हमें, तो हम इसे लीगली क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए भी करेगा कौन, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हमने भेजा हुआ है। फिर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा सुप्रीम लॉ है, इससे बढ़कर कोई नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई कल्चर नहीं, सबसे ऊपर, सबसे पहले आप इंडियन हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद आप हो, है ना। फिर इसकी क्या वैल्यूज हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें क्या वैल्यूज सिखाता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमें जस्टिस सिखाता है, ये हमें लिबर्टी, इक्वालिटी सिखाता है, फ्रेटर्निटी सिखाता है। और ये क्वालिटीज के कारण ही हम दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग डेमोक्रेटिक कंट्री में से एक है। ध्यान रखिए, है ना। यही सारी क्वालिटीज हैं जो हमें महान बनाती हैं। अब हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल्स का मतलब यहाँ सिद्धांत है। क्या ऐसी चीजें हैं जिसे हमने दिमाग में रखा, जो हमारी सोसाइटी में डेवलप हुई, और उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन की आधारशिला क्या रही है, क्या रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल का। तो सबसे पहले आता है पॉपुलर सोवेरेनिटी। मतलब यहाँ हर बंदे को लगता है कि मैंने इलेक्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हो रही हो तो यहाँ गांव का आदमी भी कह देता हूँ मैंने वोट दिया था मोदी जी को। वो अपना मानते हैं, क्या मानते हैं, अपना मानते हैं। इसका दूसरा ही चीज है सोवेरेनिटी का, जो मतलब है हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरा लॉ है, मेरी कंट्री है, आई एम इंडिपेंडेंट भाई, हम अपने हिसाब से अपने नियम, कायदे, कानून बना लेंगे। वी आर फ्री टू मेक आवर ओन लॉज,
है ना? हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और ना ही हम किसी और को पार्टिसिपेट करने देंगे अपने लॉ मेकिंग में, ये चीज भी है। फिर इसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई तू गाँव का आदमी तू वोट नहीं देगा, तू शहर वाला 2 वोट दे दे तू, ऐसा नहीं भाई। सबकी वोट की काउंटिंग एक ही होगी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, एमएलए हो, एमपी हो या आम आदमी हो, सबकी वोट की काउंटिंग एक ही मानी जाएगी, है ना? रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ से बढ़ के कुछ नहीं है, तुम अपनी मनमाने ढंग से कुछ नहीं करोगे, है ना? जो लॉ है, जो लॉ बुक में लिखा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आपको भी उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से कोई भी हम काम करते चले जाएंगे। फिर आता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सब व्यक्ति बराबर हैं लॉ के सामने। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा है कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसेंस है, मुझे मुझे थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरे पास वो प्रिविलेज होना चाहिए, नहीं वही मिलेगा भाई, सबको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा, है ना? तो ये है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। सीक्रेट बैलेट मतलब क्या है? वोटिंग का वो सीक्रेट रखा जाता है, किसी को ये नहीं बताया जाता कि मैं बीजेपी का वोटर हूँ, मैं कांग्रेस वाला हूँ, मैं आम आदमी, नहीं भाई, किसी को नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपस में लोग मतभेद हो जाते हैं और हमारा सोशल डेमोग्राफिक जो कल्चर है उसे डिस्टर्ब करता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो एक चीज ये है। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी सर्वाइव थ्रू, अच्छा डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? जब लोगों के पास फ्रीडम होगी, लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करेंगे और इस डाइवर्सिटी को एंजॉय करेंगे, तो हम एक अच्छी डेमोक्रेसी बना पाएंगे। इसके बाद आता है सिंबल। ये जो सिंबल्स हैं, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फ्री इलेक्शंस का, ये फ्री प्रेस का और ये सिटीजन पार्टिसिपेशन का। ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी के लिए एक चीज बहुत बढ़िया यहाँ पे लिखी हुई है, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये केवल एक गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब कुछ एक साथ आके डेमोक्रेसी बनाता है। फिर सबसे पहले आ जाता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी। हालांकि सोवरेनिटी है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब हम फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, राइट्स की जब बात आती है, हर आदमी खड़ा है, सर सर स्वतंत्रता का अधिकार है, पर हम फंडामेंटल ड्यूटीज भूल जाते हैं। हमें दोनों चीजें पैरेलल लेके चलनी है ना? ऐसा ना हो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए हम लड़ रहे हो, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आए तो सर मैं चला सर, नहीं भाई आना है, फंडामेंटल राइट भी तुम्हारे हैं, ड्यूटी भी तुम्हारे है, देश भी तुम्हारा है, सामने आओ, इनको अचीव करो। सबसे पहले आ जाओ, फंडामेंटल राइट देख लेते हैं। हालांकि इसमें आर्टिकल नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी आता है, ये आर्टिकल 14 टू 18 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये देते हैं राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद राइट टू फ्रीडम की बात कर लें तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 टू 22 जो है, 19 टू 22 जो है, ये आपको राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे होंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मुझे कोई दबाएगा नहीं भाई, फोर्स लेबर नहीं चलेगा, है ना? अभी बंधुआ मजदूरी का समय गया, अब कोई बेगार नहीं करता। बेगार एक शब्द है जो आप आगे भी पढ़ेंगे। बेगार का मतलब होता है कि किसी को बुला लिया हमने, काम करवाया, उसको पैसे ही नहीं दिए, अब वो जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना? फिर ये सारे एक्सप्लॉइटेशन नहीं होंगे, ये आप देखोगे 23 और 24 में। फिर उसके बाद आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर किसी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का, कह सकते हैं प्रचार प्रसार का, सब कुछ राइट है, वो जैसा चाहेगा वो कर लेगा। ये अगर आर्टिकल की बात करें तो 25 टू 28 में आ जाता है ना? फिर उसके बाद आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करें, मतलब हर बंदे को राइट टू एजुकेशन है और उसके साथ साथ वो अपना कल्चर प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। ये इसके लिए आपका आर्टिकल हो जाएगा 29 और 38 जो आर्टिकल है वो इसके लिए है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर यहाँ कहीं मुझे कुछ दिक्कत आ रहा है तो मैं कोर्ट जा सकता हूं, और वो मैं कैसे जा सकता हूं, उसके लिए है हमारे पास आर्टिकल नंबर 32, है ना? आर्टिकल नंबर 32 का ये प्रोविजन है कि हम कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी। तो उससे क्या होगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। आर्टिकल 20 ये राइट टू एजुकेशन के लिए है, ये मैंडेटरी करता है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगी। अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसे के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां भेजा जाएगा, लेकिन बच्चे को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है ना? जरूरी है। क्यों? एजुकेशन इज की टू एन एम्पावर्ड एंड इक्वल सोसाइटी। भाई कोई हमारे बराबर कब आएगा? जब उसके पास मेंटल स्टेट सेम लेवल का होगा ना, ऐसा। फिर आ जाए फंडामेंटल ड्यूटीज।
क्या भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज भी तुम्हारे लिए ही है, थोड़ा देख ध्यान दो यार, सिविक सेंस बढ़ाओ अपने देश का, है ना, और नाम रोशन करो। क्या क्या चीजें हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाते हैं, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और इसके आइडियल इंस्टीट्यूशंस को भी हम फॉलो करेंगे। फिर टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, जिनने हमको आजादी दिलाई है, उनको हम ऐसे नहीं भूल जाएंगे, है ना, उसको भी हम सेलिब्रेट करते हुए आगे चलेंगे। हम इसे नहीं भूल जाएंगे कि कितना स्ट्रगल किया है हमारे बड़े लोगों ने हमें आजादी दिलाने के लिए। इसकी यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। हम ये अधिकार कभी किसी विदेशी सत्ता को नहीं देंगे कि भाई तुम आ जाओ, अमेरिका वालों हमारा लॉ बनाओ, नहीं, वी आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर इट, है ना। फिर टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हम आपस में झगड़ा ना करें भाई, हम आपस में झगड़ा ना करें, मिल बांट के रहें, ये सबका है, सबने इसे सेलिब्रेट किया है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारी जो प्रकृति है इसको बचाएं, प्लास्टिक यहाँ वहां ना फेंके, है ना, ये सारा भी थोड़ा ध्यान रखो। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मतलब लगातार मन में वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, डेवलप करते रहना अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं खराब करनी। जैसे कई बार होता है कि बंदे ट्रेन में चढ़ रहे हैं, टिकट नहीं मिली, और टिकट नहीं मिली तो क्या किया, कांच तोड़ दिया भाई। अरे क्या मिल गया तुमको कांच तोड़ के, क्यों करना है ये। फिर उसके बाद लास्ट आ जाता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, मतलब सबको साथ लेके चलना है कलेक्टिव एक्टिविटी में, है ना। आ जाइए, आते हैं हम। हाँ, अगला है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, क्या मेन पिलर्स है, क्या अथॉरिटी, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के जो इंडिया को रन करते हैं। मेनली हम जब इंडिया के एस्पेक्ट पे बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है लेजिस्लेचर, मतलब आपके एमपी और एमएलए जो आपके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसे हमने हमने भेजा हुआ है इलेक्ट करके, है ना। उसके बाद आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव, मतलब जो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को। फिर तीसरी चीज आ जाती है जुडिशियरी, मतलब कोर्ट। अच्छा, ये तीनों ही बॉडी जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जज साहब को कोई मतलब नहीं कि विधायक जी कौन है, वो उनका काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे, सेफ गार्ड रहे और किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। ये किसका काम है, कोर्ट का काम है ना। हम एक अगर कोई समय के साथ कोई नए लॉ की रिक्वायरमेंट है और ये सारा कुछ है, तो वो काम कौन देखेगा, एमपी देखेंगे, एमएलए देखेंगे, हम उनके पास जा सकते हैं, अपनी बात लेके जा सकते हैं, है ना। फिर ये एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि ये डे टू डे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करना है, कि डेली लाइफ में जो चीजें हैं उसे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इसके एग्जांपल है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ दोज मिनिस्टर्स। फिर अच्छा, इनका काम क्या है, ये क्या इंश्योर करते हैं, विदाउट लॉ देयर कैन बी नो ऑर्डर इन द सोसाइटी। अगर नियम ही नहीं है तो क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, इसके लिए नियम जरूरी है। इट इंश्योर दैट लॉ आर पुट इनटू एक्शंस, ये क्या इंश्योर करते हैं कि लॉ पुट हो एक्शंस में। भाई लॉ तो बना दिया, फॉलो ही नहीं कर रहा कोई, नियम लिख दिए किताबों में, मानने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इट इंश्योर्स दैट लॉ आर फॉलोड फेयरली बाई एवरीवन, हर कोई उसे फेयरली फॉलो कर रहा है, ये जुडिशरी का काम है, वो देख रेख करती है ना। अच्छा, इसमें एक चीज बताएं हम आपको कि सब अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है एक दूसरे से, ये दोनों तो कह लीजिए कि रिलेटेड भी हैं, पर ये टोटली इंडिपेंडेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है बाकी के दो से। फिर क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ पावर, द थ्री ऑर्गन्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, नो ऑर्गन कैन मिस यूज पावर, कोई भी पावर को क्या नहीं कर सकता, मिस यूज नहीं कर सकता। चेक एंड बैलेंस होता है, मतलब अगर कोई भी अपनी पावर का अनफेयर प्रैक्टिस करता है, जज साहब हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, तो उसके लिए इनके पास ये सारा कुछ है कि भैया ध्यान रखो, है ना। इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप मार्क आउट कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या करता है, इट अलाउज एनी सिटीजन टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के लिए और पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए, इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, पीआईएल लगा सकते हैं, है ना। तो ये चीजें भी हैं जो हमारे लॉ ने दी हैं, विद द टाइम हमने इसे अपग्रेड किया है ताकि ये और फेयर हो सके। अच्छा, डेमोक्रेसी में एक बहुत अच्छी चीज ये है, डेमोक्रेसी तभी तक चल सकती है जब तक लोग इसको अपना मानते रहे। अगर लोगों ने ये मानना बंद कर दिया कि ये मेरा खुद का है, तो फिर इसे चला पाना मुश्किल हो जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आ गया भाई, अभी अभी हाल ही में जंतर मंतर में लोग पहुंचे थे,
गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगने। ये वन ऑफ द बेस्ट चीज भी है हमारे पास, है ना, कि हम गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगते रहते हैं कि भाई अकाउंटेबिलिटी इंश्योर दैट पावर इज नॉट मिस यूज। कोई अपनी पावर का मिस यूज नहीं कर सकता, है ना। मनमाने ढंग से तुम गवर्नमेंट नहीं चलाओगे, कोई भी हो, है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी कौन सी है, नेताजी कौन है, पर इससे फर्क पड़ता है कि उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको जवाबदेही लेनी पड़ेगी अगर उनकी मिनिस्ट्री में, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ का जो है ये हमें और ज्यादा डेमोक्रेटिक बना देता है। कैसे बना देता है? हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। 2800 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टी इंडिया में है, केवल केवल इंडिया में भाई 2800 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टी है ना। फिर उसमें क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। मैं नहीं फोर्सफुली किसी को वोट दे रहा भाई, मेरे को जिसकी इच्छा होगी उसको दूंगा। फिर गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ साथ ऑपोजिशन का भी उतना ही रोल है। अगर गवर्नमेंट कुछ अपने पावर का मिस यूज कर रही है, कहीं ऐसा फ्रीबीज या कुछ भी कर रही है, तो उसको ऑपोजिशन उठाएगा, है ना, कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, ये लोगों के साथ गलत हो रहा है, आप इसे ठीक करो। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये भी थोड़ा सा देखना, बहुत हेल्दी कंपटीशन होता है, मतलब दोनों लोग अच्छा काम करते हैं ताकि मुझे लोग दोबारा इलेक्ट करें। फिर इसमें बराबर रिप्रेजेंट होता है डिफरेंट आइडियोलॉजी का, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का। किसी को ये फील नहीं होता कि नहीं भाई मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं है। हर किसी के लिए कोई ना कोई है, उन्होंने अपना लीडर चुना हुआ है, उसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो ये चीजें बनाती हैं हमारे डेमोक्रेसी को और अच्छा और मजबूत। अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी जो भी आप करने वाले हो, है ना। इसमें एक चीज है जो आरटीआई एक्ट 2005 लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। हर व्यक्ति को, जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, जो भी चीजें चल रही हैं, उसमें वो आरटीआई लगा के पूछ सकते हैं कि आप कर क्या रहे हो, कितना फंड आया, कैसे काम करने वाले हो, है ना। ये सारा कुछ वो उसमें पूछ सकते हैं। फिर इसमें होता है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर होता है पार्लियामेंट में, जहां क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से इंपॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज पे। फिर इसमें होती है ट्रांसपेरेंसी। हालांकि अब लगातार हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहां ये तक पता चल जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितना पैसा आया, उस पैसे का क्या यूज हुआ और आगे क्या करने वाले हैं। फिर इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब इन सब चीजों से होती है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है, क्योंकि उसको आने वाले समय में जवाब देना है कि आप कर क्या रहे थे। वैल्यूज ऑफ गुड पॉलिटिकल सिस्टम, इसकी क्या वैल्यू होती है? इसमें लोगों की प्रायोरिटी होती है, पीपल फर्स्ट, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी बढ़ती है। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, हर कोई बड़े एकदम, किसी का काम हो गुस्सा आ जाता है, भाई ये अगली बार वोट नहीं दूंगा, काम नहीं हुआ तो ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ, है ना। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, लोग ऐसा नहीं है कि नेताजी के घर का नेताजी है ही नहीं, छुट्टी पे है, ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते, नेताजी को आना पड़ेगा। जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव है, रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है, उनको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, क्विक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना पड़ेगा लोगों की प्रॉब्लम की, है ना, क्योंकि लोग हैं, लोगों ने ही उनको चुन के भेजा है। फिर ये एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल अगर हम देखें अकाउंटेबिलिटी की, मान लीजिए ऐसा है कि कोई सुन नहीं रहा, मैंने कोई बात कही, कोई नहीं सुन रहा, तो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अभी हाल ही में हमने वो देखा ही है, जंतर मंतर पे। फिर इसका दूसरा फेज है मीडिया। मीडिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रिंट मीडिया हो या न्यूज चैनल हो, सोशल मीडिया हो, ये सब भी उन कंसर्न को रेज करते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद सिविल सोसाइटी, मतलब एनजीओ, सोशल ग्रुप्स और लोग भी आपस में मिलकर ऐसे काम करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट है इलेक्शन। इलेक्शन भी बार बार होते रहना एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हर एक टेन्योर के बाद 5 ईयर, 6 ईयर, 4 ईयर के बाद इलेक्शन होता है। उनको भी ये रहता है कि भाई मुझको लोग बदल देंगे, मुझे काम करना है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, डेमोक्रेसी को हमारे बहुत ज्यादा हेल्दी बनाती हैं। और अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में। हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है भाई, ये पूरी दुनिया की, मतलब हमने अपनी पावर को 3 टीयर में बांटा हुआ है, सेंट्रल, स्टेट और पंचायती राज व्यवस्था में भी हमने बांट दिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको आप समझते हैं सिटीज में, गांव में उसे हम पंचायती राज कह देते हैं, है ना। तो हम समझते हैं, सबसे पहले आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आप एक ही एग्जांपल देखोगे, स्विट्जरलैंड। यहाँ पीपल डिस्कस एंड डिसाइड देमसेल्फ। लेकिन इसके लिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी करना चाहते हो तो उसके पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोसाइटी आपकी उतनी डेवलप्ड हो। फिर उसके बाद आता है यूज्ड इन स्मॉल कम्युनिटीज। छोटे छोटे जगह में तो कर सकते हो, इंडिया 140 करोड़, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ का होगी, आपस में बैठ के डिस्कस कर लो।
है ना? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन, और फिर इसमें ये भी जरूरी है कि हर कोई पार्टिसिपेट करे। भाई यहाँ तो हमारे यहाँ मैक्सिमम 65-70% तक वोटिंग ही जाती है, 30% कभी कोई वोट ही नहीं कर रहा है ऐसा। फिर इसके बाद आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना? तो ये क्या हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिटीजन है, कॉमन पीपल है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसी के फिर हम दो और फॉर्म देख लेंगे, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। ये एक्चुअली इसी के फॉर्म है, इसको आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा, इसका एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये है। तो हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट पढ़ेंगे, एक इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में दो तरह के आ जाएंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, है। ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं, इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको बता दूंगा। सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड गिव देम द पावर टू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। देखो मेरी बात समझो, हम एमपीज चुनते हैं, पीएम मोदी जी को नहीं चुन पाते हैं। हमारा वोट डायरेक्ट मोदी जी को नहीं जाता, हमारा वोट जाता है हमारे रेस्पेक्टिव एमपीज को, एमएलएज को। फिर वो एमपीज इकट्ठा होकर प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, है ना? ये समझना, ये बहुत जरूरी है समझना। जबकि अमेरिका में क्या होता है, पीपल डायरेक्ट वोट कर पा रहे हैं सीधे ट्रम्प, है ना? उनको अपना कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चुनना है, हालांकि होते वहां भी है, चुनना है वो अलग से, पर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चलता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, समझेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ। तो आओ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉ एंड पॉलिसीज सुटेबल फॉर लार्ज कंट्री। बहुत बड़े जगह को अगर आपको एक साथ चलाना है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। इंश्योर एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज, और ये क्या इंश्योर करता है, एफिशिएंसी आपको प्रमोट करेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ये केवल एक पार्ट होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब एमपी से ज्यादा पावरफुल कौन है, मिनिस्टर है, जिनके अंडर भी एजुकेशन मिनिस्टर है, फ्यूल मिनिस्टर है, एनर्जी मिनिस्टर है, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स आप जिनके बारे में जानते हो, सुनते हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, वहां जवाबदेही भी कौन लेगा, वो मिनिस्टर ही लेंगे। इफ इट लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इट मस्ट रिजाइन, अगर बहुत सारे लोग ने ये कह दिया कि नहीं भैया हम इसको मिनिस्टर नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ जाता है कई बार, और उनको अपना रिजाइन देना पड़ जाता है। कॉमन इन इंडिया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, है ना? तो ये ऐसी जगह है जहां पे ये चीजें आप देख सकते हो, है ना, जहां आप ये चीजें आप देख सकते हो। कोई बात नहीं, चलो आगे। फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम समझे क्या होता है, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पे आप क्या करते हो, ये यूएसए, ब्राजील, मैक्सिको में आपको देखने को मिलता है। यहाँ एक फिक्स टेन्योर होता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन मेजोरिटी ऑफ इन द लेजिस्लेचर। इससे कोई मतलब नहीं मेजोरिटी हमारे पास लेजिस्लेचर में नहीं, पीपल ने हमको डायरेक्ट इलेक्ट किया हुआ है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल, है, ये डायरेक्ट यहाँ वोट कर पा रहे हैं अपने आप को। एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं। ये दो अंतर है इन दोनों में, ये दोनों डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। आइए अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा होने वाला है स्लाइड डेमोक्रेसी एक्सर। अगर डेमोक्रेसी मैं जीना चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक हेल्थियर डेमोक्रेसी हो, उसके लिए क्या चीजें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे इसको करने वाले हैं, ये आइए हम समझ लेते हैं। अ लिविंग डायनेमिक सिस्टम दैट ग्रोज स्ट्रॉन्गर विद एवरी सिटीजन, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा डेमोक्रेसी उतनी हेल्थियर होगी, उतना बढ़िया लोग काम करेंगे और उतना बढ़िया हम डेवलप करेंगे। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट, मतलब हम अभी हमारी लोकल थिंकिंग क्या है कि हमने बस इलेक्ट कर दिया भाई, ये नहीं भाई, हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगती है। ये केवल नियम नहीं बल्कि न्याय की बात करने वाली डेमोक्रेसी है। नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट अ पीपल सिस्टम, ये केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये लोगों की गवर्नमेंट है। नॉट जस्ट राइट्स बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, यहाँ केवल अधिकार नहीं कर्तव्यों की बात की जाती है, और इसीलिए हम सबसे हेल्थियर डेमोक्रेसी बना सकते हैं। पीपल हैव प्रॉब्लम एंड आइडियाज, डेमोक्रेसी वर्क एवरी डे, है ना? लोगों के पास समस्याएं हैं और उनके आइडिया भी हैं। दे डिस्कस, डिबेट एंड सजेस्ट, लोग आपस में चर्चा करते हैं और उसका उत्तर देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन, और उसके बाद क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एमपी एमएलए हमारा डिसीजन बनाते हैं। रिजल्ट आर रिव्यूड एंड इम्प्रूव, उस रिजल्ट को जुडिशरी भी एक बार चेक करती है, प्रेसिडेंशियल वे में भी चेक होता है, और उसे हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पेपर के एस्पेक्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। क्या चैलेंज है डेमोक्रेसी के? डेमोक्रेसी हम जी रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, पर इसके अपने आप में कुछ बहुत बड़े चैलेंज हैं। आइए हम समझते हैं वो चैलेंज क्या है। पॉलिटिकल करप्शन। डेमोक्रेसी की बात हो, करप्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो पॉलिटिकल करप्शन उसमें सबसे पहले लिखा है कि मिस यूज ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन, है ना, ठेका ले लिया और ये सारा कुछ कर दिया, तो इसमें क्या करते हैं, वो करप्ट होते जाते हैं और ये अच्छा नहीं होता डेमोक्रेसी के लिए। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग अवेयर नहीं होते अपने राइट्स को लेके, बहुत जगह उनको मैनिपुलेट किया जा रहा, एक्सप्लॉइट किया जा रहा, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। फिर उसके बाद आता है कास्ट, रिलीजन एंड सोशल डिवीजन। लोग जातियों में बटे हुए हैं अलग अलग, जैसे तमिलनाडु वाला बोल तमिल बोल भाई, महाराष्ट्र वाला बोल रहा भाई मराठी बोलो, है ना। ऐसा तो हमको लड़ना नहीं है आपस में, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। फिर मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शन। लोग क्या करते हैं, जिसके पास पैसा उसके पास टिकट है, वो इलेक्शन करते हैं और फिर जीत जाते हैं। मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शन मतलब जिसके पास पैसा है वो इलेक्शन लड़ रहा है और पैसे दे के वोट खरीद ले रहा है और बिल्कुल इसको खराब किए दे रहा है। एक हेल्दी प्रैक्टिस जो है उसको वो डिसरप्ट कर रहा है। फिर उसके बाद आजकल ये बहुत बहुत ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। वन टू वन इंटरेक्शन में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से जितनी भी न्यूज मिलती है उनकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें। उसे शेयर करने से पहले, उसे किसी और को बताने से पहले देख लें कि वो सही है भी या नहीं। बहुत बार क्या होता है कि लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं और इससे बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है लोगों में कि ये क्या हो रहा है, पैनिक हो जाता है ना। फिर रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मानते हैं तो हमारा क्या रोल होने वाला है डेमोक्रेसी में, आइए समझते हैं। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर। हमको इन्फॉर्म्ड रहना, हमको जागरूक रहना, ये ऐसा। एक्सप्रेस योर ओपिनियन रेस्पेक्टिव वे में हमको अपने ओपिनियन देना है, ऐसा नहीं कि गाली गलौज करके, बहुत ढंग से हमको लिखित वे में आवेदन, एप्लीकेशन, ऐसा कुछ। पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एंड इलेक्शन। हमको इलेक्शन पे जरूर पार्टिसिपेट करना है, कभी ऐसा डिस्कशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है। रिस्पेक्ट अदर्स राइट एंड डिफरेंसेस। हो सकता है हर आदमी एक जैसा ना हो सोसाइटी में, पर ऐसा नहीं है कि जो हमारे जैसा नहीं है उसे हमें निकाल देना है। हमें उसका भी उतना ही रिस्पेक्ट करना है, उतना ही रिस्पेक्ट करना है। होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल। हमें जवाबदेही मांगते रहना होगा। अपने लीडर से हमें पूछना है कि आप क्या कर रहे हो, ये ऐसा क्यों है ना। जो भी चीजें हैं, डेमोक्रेसी इन इंडिया आर स्ट्रेंथ। ये हमारी हमारी ताकत है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के ही कारण ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी बात रख पा रहे हैं सोशल मीडिया में, किसी भी प्लेटफॉर्म में, ऑफलाइन, है ना। डाइवर्सिटी इन कल्चर, रिलीजन एंड आइडियाज, ये हमारी ताकत है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी जहां बात इंडिया की आती है, इंडियंस की आती है, अलग ही आइडेंटिटी हो जाती है भाई, फिर सब भूल जाते हैं ना। फिर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू इलेक्शन। मतलब यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, युद्ध नहीं चल रहा कि चलो हटाओ इस राजा को, मैं बैठूंगा गद्दी पे, नहीं भाई। यहाँ इलेक्ट होते हैं और इलेक्ट होके आइए, काम करिए, बने रहिए। काम खराब करेंगे उतार दिए जाएंगे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट राइट एंड इक्वेलिटी। मतलब हर किसी का अधिकार, समानता, कौन किस प्रोविजन में आ जाएगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। मिलियंस ऑफ सिटीजन मेक डेमोक्रेसी वर्क एवरी डे। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी को डेली जीते हैं और उसे मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, और यही हमारी ताकत है किसकी, डेमोक्रेसी की। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें इन्फॉर्म्ड रहना है, एक्टिव रहना है और रिस्पॉन्सिबल रहना है। टुगेदर, एक साथ यूनिटी में हम डेमोक्रेसी को जिएंगे, बनाएंगे और उसे अच्छा करके दिखाएंगे, है ना। इसमें ये एक चीज कहता है, डेमोक्रेसी नीड नॉट ओनली सपोर्ट ऑफ द गुड बट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सिटीजन। हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करे, ये भी उतना ही जरूरी है। ये तो थोड़ा सा हमको रिलेट करके रखना है। वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी रेस्पेक्ट पीपल, ये सब में इक्वेलिटी की बात करता है, रेस्पेक्ट की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। डेमोक्रेसी इंश्योर्स फ्रीडम, ये सबके अभिव्यक्ति की आजादी देता है, सारी चीजें आपको बताता है ना। डेमोक्रेसी प्रमोट जस्टिस, डेमोक्रेसी से ही हमें न्याय मिल रहा है, हम अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, हम कोर्ट्स तक जा पा रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर पा रहे हैं। डेमोक्रेसी इज पीसफुल, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चेंज कर दिए जाते हैं इफ नीडेड, अगर लोगों ने ऐसा चाहा तो, है ना। उसके लिए कोई हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ती। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब डिक्टेटरशिप, मोनार्की से बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें एक कॉमन पीपल भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे पा रहा है।